नमस्कार साथियों, आज हम हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास देखेंगे, उसके महत्वपूर्ण तथ्य और उसका पूरा निचोड़ देखेंगे आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक। और मेरी पूरी गारंटी है, अगर आपने इस पूरे लेक्चर को देखा तो इसमें से आप 15 से 20 सवाल करने में आप सक्षम हो जाएंगे। और ये जो वीडियो है यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी सभी एग्ज़ाम्स के लिए उतना ही लाभदायी है जितना कि हिंदी साहित्य के किसी भी विद्यार्थी के लिए है। तो आप इसको शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई किया है इतिहास को, और बहुत इजी तरीके से और अट्रैक्टिव नोट्स के फॉर्म में लेके आया हूँ ताकि आपको इसे पढ़ने में मज़ा आए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी किए और चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। देखिए, जो मैं पहली स्लाइड लेके आया हूँ यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कथन है रामचंद्र शुक्ल का, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और यूजीसी नेट में ना जाने कितनी बार आ चुका है। देखिए, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में ही इतिहास क्या है पूरा परिभाषित कर दिया गया है कि इतिहास जो है किसी भी साहित्य का कैसा होना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है खुद में ही पूरी साहित्य के इतिहास की परिभाषा है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा उनके हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका में स्टेटमेंट लिखी हुई है और ये जो ग्रंथ है 1929 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद देखते हैं, युग के परिवेश में साहित्य की विकास परंपरा का निरूपण करना ही साहित्य के इतिहास का कर्तव्य कर्म है। इसके बिना इतिहास एकांगी और अपूर्ण रहेगा। ये जो महत्वपूर्ण कथन है डॉक्टर नगेंद्र का है, हिंदी साहित्य का इतिहास की भूमिका से लिया गया है। तो इस कथन को आप ध्यान रखिए, यह नगेंद्र का है। इसके बाद देखेंगे एक और कथन जो कि नगेंद्र का ही है, साहित्य के इतिहास में हम प्राकृतिक घटनाओं व मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करते हैं। तो ये नगेंद्र की स्टेटमेंट है इतिहास के बारे में ही कि साहित्य का इतिहास होता क्या है। अब हम एक स्टेटमेंट और देखेंगे जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और उनके साहित्य का मर्म इस पुस्तक से लिया गया है जो कि 1949 में प्रकाशित हुआ था। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्यजाल मनुष्यों के दुर्गतिहीनता परम मुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोद्दीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को परदुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, साहित्य का मर्म इस ग्रंथ से लिया गया है जिसका प्रकाशन 1949 में हमें देखने को मिलता है। अब देखेंगे कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन। जब भी हम किसी भी चीज़, किसी भी सब्जेक्ट टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसको हम छोटे छोटे यूनिट्स में, चैप्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो हम हिंदी साहित्य को पढ़ने वाले हैं, पूरा साहित्य का इतिहास पढ़ने वाले हैं, तो उसके पढ़ने की आसानी के लिए इसको कालों में विभाजित किया गया है। तो देखिए इसके कौन कौन से काल हैं और इसका जो काल का जो समय है वह क्या क्या निर्धारित किया गया है। देखिए, आदिकाल जिसको हम वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं, संवत 1050 से 1375 तक, ये जो है संवत में है। संवत जो है ईस्वी से 57 साल आगे चलता है। तो 1050 से 1375 संवत और ईस्वी में हो जाता है 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। वहीं भक्ति काल को देखेंगे, संवत 1375 से
फिर 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी। वहीं देखेंगे रीतिकाल को तो संवत 1700 से 1900 और ईस्वी में हो जाता है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। आधुनिक काल को देखेंगे संवत 1900 से अब तक और 1843 ईस्वी से अब तक, ये ईस्वी में है। तो हम हिंदी साहित्य को इन्हीं 4 कालों में पढ़ेंगे। इन्हीं 4 कालों में इसका विभाजन किया गया है और ये अध्ययन की सुविधा के लिए किया गया है ताकि हम हिंदी साहित्य को समझ सकें, अच्छे से पढ़ सकें। इतिहास लेखन का आरंभ कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या वजह थी कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना शुरू किया गया, तो हम इसको यहाँ समझेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक सूत्रपात हिंदी लेखकों के द्वारा नहीं बल्कि विदेशी विद्वान के द्वारा हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ इस्तवार दला लितेतुर एंदुई हिंदुस्तानी माना जाता है, जिसे फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी ने लिखा था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है हिंदी में पहले क्यों नहीं लिखा गया, फ्रेंच में क्यों लिखा गया। इसका एक कारण है। कारण ये है कि भारत को बहुत सारे देशों ने अपना उपनिवेश बनाने की कोशिश की, तो इसके लिए उन्होंने यहाँ की संस्कृति को समझने का प्रयास किया, यहाँ की कल्चर को जानने की कोशिश की कि मतलब हमें किसी भी देश को उपनिवेश बनाने के लिए वहाँ अगर आपको व्यापार करना है तो पहले वहाँ आपको वहाँ की संस्कृति जाननी पड़ेगी, वहाँ का पहनावा क्या है, खान पान क्या है, इन सभी चीज़ों को जानना पड़ेगा, तब जाके आप उस देश में अपना व्यापार कर सकते हैं या करने के लिए सक्षम हो पाएंगे। तो आपको पता है कि जो हमारा देश है काफ़ी लंबा उपनिवेश रहा है। कभी पुर्तगालियों ने इसको अपना उपनिवेश बनाया, अंग्रेज़ों ने बनाया, ऐसे ऐसे बहुत सारे देशों ने, और बहुत लंबे टाइम तक हम उपनिवेश रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ग्रंथ लिखा गया ताकि यहाँ की संस्कृति को समझ करके हमारे यहाँ व्यापार किया जा सके, हमको उपनिवेश बनाया जा सके। तो हिंदी साहित्य का इतिहास इसीलिए फ्रेंच में पहली बार हमें देखने को मिलता है और गारसादा तासी के द्वारा ये हमें देखने को मिलता है, जो कि 1839 में लिखा गया था। इसके बाद शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी को हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ मानना चाहिए। हिंदी भाषा में जो पहला इतिहास ग्रंथ लिखा गया वह शिव सिंह सेंगर के द्वारा शिव सिंह सरोज लिखा गया 1883 में। पहला लिखा गया फ्रेंच में, जो कि 1839 में लिखा गया, और ये लिखा गया 1883 में, उसी के 40 साल के बाद, मतलब लगभग 40 साल के बाद। ठीक है, इतिहास लेखन परंपरा को सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी लिखकर इस विधा को एक नई दिशा दी। देखिए, हिंदी साहित्य में जो इतिहास ग्रंथ है, जिसको हम मील का पत्थर या हिंदी साहित्य के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण रचना कह सकते हैं, वह रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है। इस इतिहास ग्रंथ से आप एग्ज़ाम दोगे तो कम से कम 10 से 15 सवाल पक्का आते ही आते हैं। वो किसी भी रूप में आए, असर्शन रीजन में आए, कथन कारण में आए, या MCQ टाइप में आए, मतलब आते ही आते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रामचंद्र शुक्ल, और इनसे प्रश्न बनते हैं। अब देखते हैं इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियाँ। अब इतिहास तो लिखा जा रहा है, लेकिन उसको लिखने का स्टाइल क्या है, पद्धति क्या है, किस शैली में उस इतिहास को लिखा जा रहा है। तो देखिए क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में समय समय पर मुख्य रूप से 4 प्रकार की पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। 4 प्रकार की पद्धतियाँ, ये 4 पद्धतियाँ जो हैं अति महत्वपूर्ण है और इनसे भी प्रश्न बनता है। पहला है वर्णानुक्रम पद्धति, अल्फ़ाबेटिकल मेथड। इस पद्धति में कवियों का परिचय उनके नाम के प्रथम अक्षर के वर्णानुक्रम में दिया जाता है। गारसादा तासी और शिव सिंह सेंगर ने इसी पद्धति का उपयोग किया था। तो देखिए क्या है, इसमें होता ये था कि जैसे कि मुझे इतिहास लिखना है, तो मैं पहले उस कवि के बारे में बताऊंगा जिसका नाम अ से शुरू हो रहा है, क्योंकि हिंदी का पहला वर्ण अ से ही शुरू होता है ना, या क से कह सकते हैं। तो पहले मैं अ वालों को लिखूंगा, फिर
मैं क वालों को लिखूंगा, फिर ख वालों का लिखूंगा, फिर ग वालों का लिखूंगा, इस तरह से। बेशक उनका जन्म बहुत बाद में हुआ हो या समकालीन समय के हों, लेकिन इस प्रकार से। तो वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया, जो कि ठीक नहीं था इतिहास लेखन के हिसाब से। अब देखिए दूसरी पद्धति क्या है, कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति एक अच्छी पद्धति थी। इसी पद्धति को आधार बना करके रामचंद्र शुक्ल ने अपना जो इतिहास ग्रंथ लिखा, मतलब इसी पद्धति से एक तरह से अनुसरण किया इसका। इसमें कवियों का विवरण उनके जन्म काल के अनुसार कालानुक्रम अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने इस पद्धति का सहारा लिया। तो जॉर्ज ग्रियर्सन, जिनकी रचना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और मिश्र बंधुओं का है मिश्र बंधु विनोद 1913 की। ये दोनों महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं कालानुक्रम पद्धति पर लिखी गई। अब वैज्ञानिक पद्धति की बात करें तो इसमें क्या है, यह पद्धति निष्पक्षता की अपेक्षा करती है। इसमें तटस्थ इतिहास को क्रमबद्ध और तथ्यपरक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे साइंस में चीज़ों को फैक्ट्स के आधार पर माना जाता है, वैसे ही इस पद्धति में फैक्चुअल चीज़ों को ही माना गया। मतलब अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हमें वीरगाथा काल में देखने को मिलता है, जो कि हो नहीं सकता, जो कि साइंस के हिसाब से गलत है। उन सभी चीज़ों को इसमें नहीं माना गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना करके इतिहास ग्रंथ को लिखा गया। तो ये जो है पद्धति हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखेंगे विधेयवादी पद्धति, जिसका प्रयोग रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ को लिखने में किया है। तो आचार्य शुक्ल ने इतिहास लेखन के लिए इसी पद्धति को अपनाया था। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। इतिहास युग की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में परखता है। जिस समय का इतिहास लिखा जा रहा है या जिस समय का आप साहित्य पढ़ रहे हैं, तो साहित्य से एक अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय की परिस्थितियाँ क्या रही होंगी। तो साहित्य को समाज का प्रतिबिंब कहा जाता है, कि मतलब समाज में जो घटनाएं घटित हो रही होंगी, जैसा समाज में चल रहा होगा, उस प्रकार की हमें उस टाइम पे साहित्य देखने को मिलेगा। साहित्य में कविताएं आ जाती है, उपन्यास, नाटक, रचनाएं, कहानियाँ, सब चीज़ें आ जाती हैं। तो जैसे कि आप लोग समकालीन समय में देख रहे होंगे कि कांग्रेस जनता पार्टी का मूवमेंट चल रहा है, तो उसी के ऊपर कई लोग कविता लिख रहे हैं, कई लोग वक्तव्य दे रहे हैं, कई लोग कहानी के रूप में बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो यही सारी चीज़ें साहित्य को समझने में मदद करती है। साहित्य जो होता है इतिहास नहीं होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, है ना। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियाँ एवं ग्रंथ। तो हिंदी साहित्य लेखन की प्रमुख पद्धतियाँ एवं ग्रंथ, तो हमने पद्धतियाँ देख ली, अब उनके ग्रंथों को भी देखते हैं। तो वर्णानुक्रम पद्धति में इस्तवार दलाल इत्तेतुर हिंदुस्तानी लिखी गई, जो कि गारसादा तासी के द्वारा 1839 ईस्वी में लिखा गया। फिर देखिए वर्णानुक्रम पद्धति का ही प्रयोग करके शिव सिंह सरोज लिखा गया, शिव सिंह सेंगर के द्वारा 1883 में। फिर कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा 1888 में लिखा गया। कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग फिर मिश्र बंधु विनोद ने किया, और मिश्र बंधुओं ने किया 1913 में मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन हुआ था 3 भागों का। वहीं विधेयवादी पद्धति का प्रयोग रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में देखने को मिलता है, हिंदी साहित्य के इतिहास में, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ है। तो ये सारी प्रमुख रचनाएं हैं और प्रमुख रचनाकार हैं। देखिए इनसे मिलान वाले प्रश्न बनते हैं, तो इसको इस पूरे चार्ट को आप याद कर लीजिए, क्योंकि इससे प्रश्न बनने तय हैं। आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए कि आदिकाल जो नाम है, मतलब हम हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं, तो उसका जो शुरुआती काल है उसका नाम आदिकाल है।
और वीरगाथा काल है। तो आदिकाल का नाम आदिकाल क्यों पड़ा, और रचनाकार जो और आलोचक हैं उस आदिकाल को क्या नाम देते हैं, उनके बीच क्या मतभेद रहा, इसको भी देखते हैं। तो देखते हैं आदिकाल का नामकरण, प्रमुख मत और इतिहासकार क्या कहते हैं उसके बारे में। तो देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने उसको चारण काल कहा है, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा है, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल कहा है, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल कहा है, और डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा है, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश काल कहा है। देखिए, ये जो पूरा चार्ट है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे भी प्रश्न बनना तय है, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। लेकिन जो सर्वमान्य रहा प्रारंभिक काल के लिए, या जिसको हम आदिकाल कहते हैं, वो आदिकाल ही रहा, जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह नाम दिया है ना। आदिकाल तर्क, तटस्थ और व्यापक सभी प्रवृत्तियों को समाहित करने में सक्षम। अभी हम आगे समझेंगे कि आदिकाल को आदिकाल क्यों कहते हैं, और रचनाकारों ने जो इनके नाम दिए वो क्यों दिए थे, तो इसको भी हम अभी आगे समझेंगे। अब देखेंगे नामकरण से जुड़े मुख्य बिंदु और मतभेद क्या थे। तो देखिए क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को जो नाम दिया वह नाम दिया था वीरगाथा काल, है ना। वीरगाथा काल नाम दिया रामचंद्र शुक्ल ने, और इसका कारण क्या था कि इस समय जो रचनाएं मिली, जो सबसे ज़्यादा रचनाएं मिली, उनमें वीर गाथात्मक वर्णन ज़्यादा था, मतलब वीरता के वर्णन ज़्यादा थे, इसलिए इन्होंने इस काल का नाम वीरगाथा काल किया। उदाहरण के लिए देख सकते हैं हम पृथ्वीराज रासो ग्रंथ जितने भी हैं वह इसी काल में हमें देखने को मिलते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने इस चीज़ को आधार बना करके इसका नाम वीरगाथा काल किया था। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी इस चीज़ का खंडन करते हैं और वो कहते हैं कि खाली जो है आदिकाल में वीर गाथात्मक रचनाएं ही नहीं, सिद्धों की भी रचनाएं हमें देखने को मिलती है, नाथों की भी रचनाएं देखने को मिलती है, जैन ऋषियों की भी रचनाएं देखने को मिलती है, बौद्धों की भी रचनाएं हैं, फुटकल रचनाएं, देशी रचनाएं, ये सब प्रकार की रचनाएं भी हैं उस समय। तो खाली इसको वीरगाथा काल कह देने से इस काल का जो नाम है पूरा नहीं हो जाता। तो इन्होंने इस चीज़ का खंडन किया और शुक्ल जी के मत का खंडन करते हुए इसका जो नाम था आदिकाल रखा, और यही जो नाम है सर्वमान्य है हिंदी साहित्य में। हम प्रारंभिक काल को, शुरुआती काल को आदिकाल के नाम से जानते हैं। हिंदी साहित्य का उदय काल है ना, इसका जो नाम है आदिकाल ही है। अब देखिए, सिद्ध सामंत काल किसने कहा? सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि इस समय हमें सिद्ध मुनि देखने को मिलते हैं, सिद्धों की रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं, नाथों की रचनाएं देखने को मिलती है। सामंत राजा जो थे, छोटे छोटे राजा, उनके वर्णन, उनके ऊपर जो रचनाएं लिखी गई, ये सारे वर्णन हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए इन्होंने इसका नाम जो था सिद्ध सामंत काल किया। और ये भी नाम जो है पूरा आदिकाल को समाहित नहीं करता, इसलिए भी इसको पूरा उतना वो नहीं मिला जितना आदिकाल को मिला है ना, समर्थन। तो क्या है, प्रमुखता सिद्धों की रचनाएं और सामंतों की प्रशंसा हमें इस काल में देखने को मिलती है। चारण काल देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन और रामकुमार वर्मा जो है आदिकाल को चारण काल कहते हैं। प्रमुखता क्या है? चारण कवियों द्वारा राजाओं की प्रशंसा में काव्य लिखे गए। चारण कौन होते थे? चारण भाट वो होते थे जो अपने राजा के बारे में प्रशंसा करते हैं, उनके प्रशंसक कवियों को ही चारण कहा जाता है, ठीक है। जो प्रशंसक होते हैं, प्रशंसा करने वाले कवि होते हैं, उनको चारण और भाट कहा जाता है। इसीलिए इस काल को उन्होंने चारण काल कहा। तो ये भी बात उतनी उपयुक्त सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि इसमें सारे जितने भी मत हैं समाहित नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए भी इनका नाम जो है नहीं चल पाया इतना, और आदिकाल ही सर्व प्रमुख रहा। सर्वमान्य नाम जो है आदिकाल ही रहा, और आदिकाल के नाम से ही हम हिंदी साहित्य में इसको हम जानते हैं। आदिकाल की प्रमुख काव्य धाराएं क्या थी एवं इनके ग्रंथ कौन कौन से थे महत्वपूर्ण? तो देखिए,
धारा क्या है, प्रमुख रचनाएं क्या हैं, रचनाकार कौन है और मुख्य विषय क्या है। वीर गाथा रचनाएं हमें देखने को मिलती है। पृथ्वीराज रासो इसका एक उदाहरण है, चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है। युद्ध और शौर्य का वर्णन हमें देखने को मिलता है। फिर जैन साहित्य में भरतेश्वर बाहुबली रास जो कि शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है, धर्म और वैराग्य की रचना है। वहीं देखिए नाथ साहित्य में गौरख वाणी हमें देखने को मिलती है जो कि गोरखनाथ के द्वारा लिखी गई है। योग और आत्मज्ञान के ऊपर यह पूरी रचना है। सिद्ध साहित्य दोहा कोश रचना है जो कि सरहप्पा के द्वारा लिखी गई है, तंत्र साधना और ज्ञान पर आधारित है। अब देखते हैं कि वीर गाथात्मक रचनाएं जो थी रासो काव्य कौन कौन से थे आदिकाल में, इनसे भी प्रश्न बनता है और अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो देखिए पृथ्वीराज रासो जो कि रचना है चंद्रबरदाई की, इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और इसको रामचंद्र शुक्ल ने ही हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ भी मानते हैं क्योंकि इसकी प्रामाणिकता पर वह संदेह व्यक्त करते हैं। इसमें दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरतापूर्व कार्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, वहीं देखिए आदिकाल में वीरगाथात्मक रचनाओं को रासो काव्य कहा गया है। इन रचनाओं में चारण कवियों ने अपने आश्रयदाताओं राजाओं के शौर्य, युद्ध कौशल और प्रेम प्रसंगों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। तो ये जो है आदिकाल की मुख्य प्रवृत्ति है जो हमें देखने को मिलती है। और देखिए क्या है, परमाल रासो ग्रंथ का नाम जो कि जगनिक के द्वारा लिखा गया है, इसे आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। यह भी पूछा जाता है कि आला खंड के नाम से किसको जाना जाता है, तो परमाल रासो को जाना जाता है। इसके रचयिता जो है जगनिक हैं। यह लोक काव्य के रूप में आज भी उत्तर भारत के लोक गीतों में जीवंत है, जिसमें आला और उदल नामक दो वीरों का या दो सामंतों का वर्णन है। ठीक है, दो प्रमुख वीर थे आला उदल नाम के, उनका वर्णन हमें देखने को मिलता है। वहीं देखते हैं फिर परमाल रासो जो कि जगनिक की रचना है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखेंगे विसलदेव रासो के बारे में जो कि नरपति नाल के बारे में है। नरपति नाल इसके रचयिता हैं। यह एक विरह प्रधान रचना है जिसमें अजमेर के राजा विसलदेव और उनकी पत्नी राजमती के रूठने मनाने की कथा हमें देखने को मिलती है। तो विसलदेव रासो नरपति नाल के द्वारा लिखी गई है। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि आदिकाल में बहुत सारी रचनाएं हमें देखने को मिलती है, बहुत सारी जैन साहित्य देखने को मिलता है, रासो साहित्य देखने को मिलता है, बौद्ध साहित्य देखने को मिलता है। तो जैन साहित्य में देखिए क्या है, जैन साहित्य और फागु काव्य। तो देखिए क्या है, जैन साहित्य का परिचय यह है, आदिकाल में जैन मुनियों द्वारा रचित साहित्य सर्वाधिक व्यवस्थित और व्यापक है। इस साहित्य का मुख्य उद्देश्य धर्म प्रचार, सदाचार और वैराग्य की शिक्षा देना था। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है। इसे हिंदी की प्रथम जैन रचनाओं में गिना जाता है, जिसमें भरत और बाहुबली के युद्ध और अंत में उनके वैराग्य का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो ये जो रचना है भरतेश्वर बाहुबली शालिभद्र सूरी की, ये पूछी जाती है एग्ज़ाम में कि कब की रचना है और किसके द्वारा लिखी गई है और कौन से काल की है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। स्थूलीभद्र रास जिसको जिनधर्म सूरी ने लिखा है, ये एक प्रसिद्ध रास काव्य है। संदेश रासक जो कि अब्दुल रहमान की रचना है, यह हिंदी में किसी मुसलमान द्वारा रचित पहली रचना मानी जाती है जो कि एक विरह काव्य है। तो ये हमने देखा आदिकाल के प्रमुख तथ्य। अब देखिए सिद्ध साहित्य को हम और संक्षेप में पढ़ेंगे। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। सिद्धों की संख्या 84 है, जिनमें सरहपा, सबरपा और लुइपा प्रमुख है। तो ये पूछा जाता है, इनका क्रम भी पूछा जाता है कि कौन सबसे पहले
सिद्ध हैं और कौन सबसे प्रमुख सिद्ध है, तो इसका जो क्रम है हो सके तो उसको भी पढ़िए और ये पूछा जाता है। सरहपा इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। उनकी रचना दोहा कोश अत्यंत प्रसिद्ध है। यह भी पूछा जाता है कि दोहा कोश का रचयिता कौन है, तो सरहपा है। सिद्ध साहित्य में यह साहित्य मुख्य रूप से साधनात्मक है, जिसमें तंत्र मंत्र और प्रतीकात्मक भाषा संध्या भाषा का प्रयोग किया गया है। तो किस भाषा का प्रयोग किया गया है यह भी पूछा जाता है, तो संध्या भाषा का प्रयोग किया जाता है सिद्ध साहित्य में, जो कि आम लोगों को समझ में नहीं आएगी। जो उस संघ में जाएगा, जो सिद्धों के साथ रहेगा, तब जाके उस भाषा को समझ पाएगा। वो मतलब कि एक तरह से प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करते थे। अब हम देखेंगे नाथ साहित्य। नाथों के बारे में आपको पता होगा कि 9 नाथ हुए और गोरखनाथ जो है प्रमुख माने जाते हैं। इनमें नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। नाथ साहित्य का मुख्य स्वर हठयोग, वैराग्य, नारी निंदा और गुरु की महिमा है। यह साहित्य आगे चलकर कबीर जैसे संतों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। गोरखवाणी गोरखनाथ का रचना है। गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन है, जिनमें उन्होंने योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार का मार्ग बताया है। नाथ साहित्य की विशेषता क्या है? इसमें बाह्य आडंबरों और रूढ़ियों का कड़ा विरोध किया गया है। मन की शुद्धि और इंद्रिय निग्रह पर अत्यधिक बल दिया गया है। इसकी भाषा अपभ्रंश मिश्रित हिंदी खड़ी बोली के निकट है। देखिए, जो नाथ संप्रदाय था वो सिद्धों से ही निकला था। सिद्धों में वामाचार अधिक हो गया था। वह स्त्रियों को भी अपने साथ रखते थे, उसमें मद का भी प्रयोग किया जाता था। तो उनमें वामाचार मतलब कि एक तरह से वो लोग अपनी प्रवृत्ति से बहुत ज़्यादा ही दूर हो चुके थे। तो नाथ का फिर नाथों का उदय हुआ और नाथ जो है सिद्धों से अलग हुए और उन्होंने एक अपना नया मार्ग बनाया और उसमें बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने समाहित किया। और स्त्रियों से ये बिल्कुल दूर रहते हैं। कानों में कुंडल पहनना, ये सारी चीज़ें हैं। जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि जो वर्तमान में हमारे यूपी के सीएम हैं योगी जी, योगी आदित्यनाथ, वो नाथ संप्रदाय से आते हैं। उनको कनफटा भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी के उनको कनफटा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कान में कुंडल धारण करते हैं, जिससे उनके कान जो है फट जाते हैं, बड़े बड़े मतलब उनमें छेद हो जाते हैं। हिंदी के प्रथम कवि और विभिन्न विद्वानों का मत क्या है, तो इसको भी जान लेते हैं। इससे भी प्रश्न बनता है। देखिए, जितने भी मैं आज आपको फैक्ट दिखा रहा हूँ ना यहाँ पे, इससे डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं और प्रश्न बनना 100% गारंटी है। कवि का नाम, प्रथम कवि मानने वाले विद्वान, मुख्य रचना क्या है, रचना काल और क्या है, देखते हैं। सरहपा को प्रथम कवि मानते हैं राहुल सांकृत्यायन। दोहा कोश इनकी रचना है, जो कि 8वीं शताब्दी में रची गई है। शालिभद्र सूरी को डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त मानते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास इनकी रचना है। 1184 ईस्वी में इसका रचना काल है। अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। संदेश रासक इनकी रचना है और 12वीं शताब्दी इनकी रचना है। ठीक है, तो ये सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार। ठीक है, तो हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, ये भी प्रश्न बनता है। तो श्रावकाचार जो रचना है देवसेन के द्वारा लिखी गई है। रचना श्रावकाचार, इसे विद्वानों द्वारा हिंदी की पहली प्रमाणिक रचना माना जाता है। यह श्रावक गृहस्थ धर्म का ग्रंथ है। रचनाकार देवसेन, इसके रचनाकार आचार्य देवसेन हैं, जो एक प्रसिद्ध जैन विद्वान और कवि थे। समय वर्ष 933 ईस्वी। इस ग्रंथ का रचना काल 10वीं शताब्दी, विशेष रूप से 933 माना जाता है। तो इसको आप याद कर लीजिए। देवसेन की रचना है श्रावकाचार, 933 में इसका प्रकाशन हुआ था। ये पूछी जाती है और कई बार पूछा भी गया। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग के अद्भुत
कारण अद्भुत, ठीक है। भक्ति काल का उदय कैसे हुआ, भक्ति काल के उदय के कारण क्या थे, इन सभी चीज़ों को अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो भक्ति काल का उदय हुआ कैसे, तो भक्ति काल का उदय रामचंद्र शुक्ल जो मानते हैं वो इस्लामिक आक्रमण मानते हैं कि जब मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया तो यहाँ की जो जनता थी वो हताश हो गई और उनके पास ईश्वर के पास जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो धीरे धीरे क्या लोग ईश्वर के पास ज़्यादा जाएंगे तो उनमें भक्ति जागृत होगी, इसी प्रकार से भक्ति का उदय हुआ। तो रामचंद्र शुक्ल इसको मानते हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका खंडन करते हैं और कहते हैं कि ये भारतीय जनता का स्वाभाविक विकास है, कि मतलब अगर इस्लाम ना भी आया होता तो भी भक्ति काल का जो साहित्य है वह वैसा ही रहता जैसा कि आज है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका खंडन करते हैं। तो राजनीतिक कारण देखते हैं इसके क्या है, विदेशी आक्रमण, इस्लामी शासन की स्थापना, हिंदू राजाओं की पराजय, हताश और निराशा का माहौल था इस समय, राजाश्रय का अभाव, कवियों और विद्वानों को जनता की ओर मोड़ना। देखिए, जब कोई भी समाज या कोई भी जो सरकार है युद्ध में व्यस्त रहेगी तो उसके पास ये रचना, कला, इन सब को देखने का वक्त नहीं है ना। तो उस समय जो कवि थे वो जनता के ज़्यादा साथ थे, जनता में ज़्यादा थे, और राजा आश्रय उनको नहीं मिल पा रहा था उस समय, क्योंकि वो युद्ध में इतने व्यस्त थे कि कविताएं ये सब सुनने का वक्त किसी भी राजा महाराजा के पास नहीं था। तो कवियों को राजाश्रय न मिलने के अभाव के कारण वे जनता के साथ रहे और उन्होंने जब जनता को देखा तो उसी आधार पर उन्होंने रचनाएं भी की। सामाजिक कारण देखते हैं क्या है, कठोर वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था जैसा कि आपको पता ही है कि भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा प्रमुख रही है। तो कठोर वर्ण व्यवस्था थी जिसमें जातिगत भेदभाव बहुत ज़्यादा होता था। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। तो इस वर्ण व्यवस्था का बहुत ज़्यादा कठोर होने के कारण भी भक्ति का उदय हुआ लोगों में। छुआछूत, इन सभी कारणों पर इसमें प्रहार किया गया इस काल में। असंतोष और असमानता, निम्न वर्गों में हीन भावना का ये जो भाव था, इन सभी को ख़त्म करने के लिए वो भक्ति काल का उदय हुआ एक तरह से। मानवतावादी दृष्टिकोण, ईश्वर के सामने सभी समान हैं। मानवतावादी दृष्टिकोण का इसमें प्रयोग हमें देखने को मिलता है इस समय की रचनाओं में। वहीं देखिए धार्मिक कारण क्या थे, बाह्य आडंबर और कर्मकांड, जटिल धार्मिक प्रथाओं का विरोध। कबीर आपको पता है कि इसी समय है और वह इन सभी चीज़ों का खंडन करते हैं। जो संत थे वो धार्मिक कर्मकांडों का खंडन करते हैं और कहते हैं कि सब ईश्वर ने बनाया है और ईश्वर सबके लिए बराबर है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। धर्म में विद्रूपता आ गई, बहुत ज़्यादा आडंबर बढ़ गए और वो जो था कुछ लोगों तक ही सीमित रह गया। तो विद्रूपता के कारण भी सरल मार्ग की खोज की गई और भक्ति काल हमें देखने को मिलता है कि इसका उदय हुआ। समर्पण और प्रेम की भावना, ज्ञान और योग से सरल भक्ति को प्राप्त करने की कोशिश की गई। सांस्कृतिक कारण देखते हैं, भारतीय संस्कृति की रक्षा, मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है इस समय, और लोक भाषा का विकास हुआ। संस्कृत के स्थान पर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग, लोक जागरण, जनमानस को नई शक्ति और आशा मिली। तो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लोगों ने जो उनकी आम बोलचाल की भाषा थी उस आम बोलचाल की भाषा में रचनाएं लिखी गई और लोगों को उनकी संस्कृति से अवगत कराया गया और उनकी रक्षा की गई। उनके मतलब जो भी संस्कृति है उसको बचाने के लिए जो प्रयास थे वो सारे किए गए। और प्रथम नवजागरण काल भी इसको कहा जाता है भक्ति काल को, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इसको हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं। राजनीतिक कारण, पराजय और हताशा। इस्लामी आक्रमण, उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना और हिंदू राजाओं की निरंतर पराजय के कारण समाज में निराशा और असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई थी। सामाजिक कारण देखते हैं, वर्ण व्यवस्था और शोषण,
जातिगत भेदभाव तत्कालीन समाज में व्याप्त कट्टर वर्ण व्यवस्था और छुआछूत के कारण निम्न वर्गों में तीव्र असंतोष था। फिर है समानता का संदेश। भक्ति आंदोलन ने ईश्वर की दृष्टि में सभी समान है का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसने दबे कुचले वर्गों को आत्मसम्मान प्रदान किया। तो भक्ति आंदोलन में जब ये कहा गया संतों के द्वारा कि सभी समान है, तो लोगों में भक्ति करने की भावना बढ़ी और उन्होंने सब ने अपने लिए अपने हिसाब से ईश्वर को बनाया। ठीक है। धार्मिक कारण क्या था? कर्मकांडों का विरोध किया गया। विद्रूपता तत्कालीन धर्म में बाह्य आडंबर, दिखावे और जटिल कर्मकांडों की प्रधानता हो गई थी। सरल मार्ग की आवश्यकता। जनता को ऐसे मार्ग की आवश्यकता थी जो सरल और सुलभ हो। भक्ति ने ज्ञान और योग के कठिन रास्तों के स्थान पर प्रेम और समर्पण का सहज मार्ग प्रदान किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं भक्ति काल में हुई, इसलिए इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्ति आंदोलन। अब देखिए क्या है। राजनीतिक कारण, पराजय और हताशा। तो इसको हमने ऊपर भी देखा, एक बार और देखते हैं। इस्लामी आक्रमण। उत्तर भारत में मुस्लिम शासन और हिंदू राजाओं की पराजय से समाज में निराशा व असुरक्षा का भाव था। फिर है आश्रयहीनता। राजाश्रय समाप्त। कवियों ने जनता की ओर मुड़कर लोक मंगल साहित्य रचा। सामाजिक कारण, वर्ण व्यवस्था और शोषण। जातिगत भेदभाव, कट्टर वर्ण व्यवस्था और छुआछूत के कारण निम्न वर्गों में तीव्र असंतोष। समानता का संदेश। ईश्वर की दृष्टि में सभी समान है का नारा। दबे कुचले वर्गों को आत्मसम्मान इससे मिला। ठीक है। धार्मिक कारण, कर्मकांड का विरोध। विद्रूपता। धर्म में बाह्य आडंबर, दिखावे व जटिल कर्मकांडों की प्रधानता थी, तो इसको सरल बनाया गया। सरल मार्ग। कठिन योग व ज्ञान के बजाय प्रेम व समर्पण का मार्ग दिखाया गया। मतलब धर्म को भी आसान बनाया गया इस समय, और बताया गया कि भक्ति खाली ईश्वर को क्या चाहिए, भक्तों का प्रेम चाहिए। ये सारी चीज़ें बताई गई, तो जनता जो थी और इसके पास आ सकी। आचार्य शुक्ल का मत क्या है? हताश जनता के पास कोई अन्य रास्ता न बचने पर उन्होंने ईश्वर की शरण ली। ये आचार्य शुक्ल का मत है भक्ति काल के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मत है और ये पूछा जाता है। ठीक है। और देखिए, भक्ति आंदोलन केवल भारत ही नहीं, विश्वव्यापी चेतना थी। इसे लोक जागरण कहा जाता है क्योंकि इसने जनमानस को नई शक्ति, एकता व आशा दी थी। तो इसको नई चेतना भी कहा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। भक्ति आंदोलन का विस्तृत चार्ट देखते हैं। जब भक्ति आंदोलन को हम पढ़ते हैं तो उसको दो धाराओं में पढ़ते हैं। तो वो दो धाराएं क्या क्या हैं? एक तो है निर्गुण भक्ति धारा, एक है सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में आ जाता है ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा में संत काव्य आ जाता है, प्रेमाश्रय शाखा में सूफी काव्य आ जाता है। वहीं सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो इनके जो प्रमुख कवि हैं उनको भी देखते हैं और क्या है इनमें, इसको और देखते हैं। ज्ञानाश्रय शाखा में क्या है? निराकार ईश्वर की उपासना की गई है। मतलब जो ईश्वर है उसका कोई आकार नहीं है, उस ईश्वर की उपासना की जाती है ज्ञानाश्रय शाखा में। गुरु की महत्ता पर बल दिया जाता है, सामाजिक सुधार पर बल दिया जाता है। प्रेमाश्रय शाखा में है ईश्वर की प्रेम रूप में कल्पना की जाती है, ईश्वर को प्रेमिका के रूप में कल्पना की जाती है। रहस्यवाद हमें यहाँ देखने को मिलता है और भावात्मक अभिव्यक्ति यहाँ देखने को मिलती है। वहीं देखिए कि राम भक्ति शाखा में क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उपासना की जाती है, दास्य भाव की भक्ति हमें देखने को मिलती है, सामाजिक आदर्श देखने को मिलता है। कृष्ण भक्ति शाखा में माधुर्य एवं साख्य भाव की भक्ति हमें देखने को मिलती है, रासलीला का वर्णन है, भक्ति का व्यापक प्रसार हमें देखने को मिलता है। तो ये जो है भक्ति काल को पढ़ने का एक तरह से आधार है। इसको भी हम बांटकर पढ़ते हैं दो धाराओं में,
क्योंकि ये भक्ति काल भी एक तरह से बहुत बड़ा वो है। भक्ति आंदोलन के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन था। यह आंदोलन मुख्य रूप से दो धाराओं में विभाजित था, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में ईश्वर को निराकार और अमूर्त माना गया, जहाँ मूर्ति पूजा और बाहरी आडंबरों का विरोध किया गया। सगुण भक्ति धारा में ईश्वर को साकार रूप में पूजा गया, जिसमें राम और कृष्ण के अवतारों की भक्ति पर बल दिया गया है। वहीं देखिए, निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवियों में कबीरदास, गुरु नानक देव और रैदास जैसे संत शामिल हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी मतलब संत का नाम याद है तो कमेंट करके बताइए, और भक्ति काल के बारे में अगर आपको कोई प्रमुख कथन याद है तो उसको भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और देखिए क्या है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में आलवार, वैष्णव और नैनार शैव संतों द्वारा हुई थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य समाज में फैली जाति पाति, छुआछूत और जटिल धार्मिक कर्मकांडों को समाप्त कर ईश्वर तक पहुंचने का सरल मार्ग बताना था। भक्ति आंदोलन के प्रसार में क्षेत्रीय भाषाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि संतों ने संस्कृत के बजाय आम बोलचाल की भाषाओं जैसे ब्रज, अवधी, सधुक्कड़ी, बंगाली का उपयोग किया, ताकि आम जनता ईश्वर की भक्ति को आसानी से समझ सके। इस आंदोलन ने महिला संतों को भी समान दर्जा दिया, जैसे मीराबाई और महादेवी अक्का, जिन्होंने अपने भजनों और गीतों के माध्यम से भक्ति आंदोलन को नई ऊंचाई प्रदान की। भक्ति आंदोलन केवल एक धार्मिक लहर नहीं थी, बल्कि इसने भारतीय संगीत, चित्रकला, वास्तुकला और दर्शन को भी अत्यधिक प्रभावित किया, जिससे भारतीय संस्कृति में एक नई चेतना का उदय हुआ। ठीक है, तो ये सारी कलाएं जो हैं भक्ति काल में हमें देखने को मिलती है, इसीलिए इसको हम स्वर्ण काल भी कहते हैं। भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है कि यहाँ की जो जनता थी हताश, निराश हो चुकी थी, और दक्षिण भारत से जब भक्ति आंदोलन आया तो उसको बड़ा मतलब भक्ति लोगों को अपनाना बहुत वो लगा कि आसान लगा, और उनको भगवान के पास जाना बहुत ही अच्छा लगा। तो ये चीज़ शुक्ल जी मानते हैं। अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, यदि इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का बारा आना वैसा ही होता जैसे आज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये बात कहते हैं। भक्ति आंदोलन एक जाति पाति विरोधी आंदोलन था। हजारी प्रसाद द्विवेदी है। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी गई है। डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। जॉर्ज ग्रेसन ने इसको कहा है। तो स्वर्ण युग की संज्ञा जो है जॉर्ज ग्रेसन ने दी है, और ये सारे के सारे जो कथन थे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा संत काव्य क्या है। कबीरदास को महत्वपूर्ण कवि माना जाता है। संत काव्य में संत माना जाता है। बीजक इनकी रचना है। साखी, शबद और रामायणी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। गुरु नानक देव की जो रचना है जपूजी, असादीवार, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रैदास की वाणी और निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा सूफी काव्य, इसके बारे में देखेंगे। मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत जो रचना है बहुत महत्वपूर्ण है। अखरावट, आखिरी कलाम, कुतबन की मृगावती, मंझन की मधुमालती, ये सारी की सारी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेमाश्रय काव्यधारा की। ठीक है, अब आ जाते हैं शगुन भक्ति धारा की और राम भक्ति शाखा में। तुलसीदास इसके महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नाभादास की भक्तमाल प्रमुख रचना है। शगुन कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में देखें तो सूरदास इसके महत्वपूर्ण रचनाकार या कवि माने जाते हैं।
संत कवि माने जाते हैं। सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मीराबाई की नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखिए रसखान की सुजान रसखान प्रेम वाटिका, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हमें देखने को मिलती है। महत्वपूर्ण तथ्य जो नेट परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, कौन कौन से तथ्य हैं? भक्ति काल को स्वर्ण काल जॉर्ज ग्रेशन ने कहा है। कबीर की भाषा को सदुकड़ी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में हुई, 1574 ईस्वी में हुई थी। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक दक्षिण भारत के आलवार संत माने जाते हैं, जिनकी संख्या 12 थी। और भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतर उपनिषद में मिलता है, तो ये भी याद रखने वाला पॉइंट है। गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाओं की सूची यहाँ पे दी गई है, जिसको याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इनसे प्रश्न बनता है। रचना का नाम, संभावित रचना काल और प्रकाशन वर्ष। तो देखिए रामचरितमानस 1574 ईस्वी, संवत में पूछा जाए तो 1631 ईस्वी। 57 साल अगर आप ईस्वी में प्लस कर देंगे तो वो संवत में कन्वर्ट हो जाता है। रामलला नहछू 1582 ईस्वी, वैराग्य संदीपनी 1612 ईस्वी, बरवे रामायण 1612 ईस्वी, पार्वती मंगल 1586 ईस्वी, जानकी मंगल 1587 ईस्वी, राम आज्ञा प्रश्न 1612 ईस्वी, दोहावली 1583 ईस्वी और कवितावली 1612 ईस्वी, गीतावली 1571 ईस्वी, कृष्ण गीतावली 1571 ईस्वी, विनय पत्रिका 1612 ईस्वी, हनुमान बाहुक 1612 ईस्वी। और देखिए संत कबीरदास की प्रमुख रचनाएं। कबीरदास जी की वाणियों का संग्रह मुख्य रूप से बीजक के नाम से जाना जाता है, जिनके 3 प्रमुख भाग हैं। साखी, इसमें कबीरदास जी के दोहे संकलित हैं, जो उनके अनुभव और ज्ञान का सार है। शब्द यह गेय पद हैं, जिनमें कबीर के प्रेम, साधना और भक्ति की भावना मुख्य है। रमैनी, यह चौपाई और दोहा छंद में लिखी गई है रचना है, जिसमें उनके दार्शनिक विचार और सिद्धांत मिलते हैं। वहीं देखिए कबीरदास जी स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, उनकी रचनाएं उनके शिष्यों द्वारा संकलित की गई है। ठीक है। महाकवि सूरदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? सूरदास जी की रचनाओं में वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रधानता है। उनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित है। सूरसागर यह उनकी सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय रचना है। उनमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रेम का अद्भुत वर्णन है। इसमें भ्रमर गीत का अंश बहुत प्रसिद्ध है। सूरसारावली, इसमें श्रीमद् भागवत के आधार पर कथाओं का वर्णन है। यह रचना सूरदास के काव्य कौशल का परिचायक है। साहित्य लहरी, इसमें राधा कृष्ण की लीलाओं और नायिका भेद का वर्णन है। इसमें कूट पदों की अधिकता है। तो ये सारी रचनाएं हमें देखने को मिलती है। अब देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन परिचय। मलिक मोहम्मद जायसी का परिचय। जायसी का जन्म लगभग 1492 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जायस नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए उन्हें जायसी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वे सूफी फ़कीर और संत कवि थे, जो अपनी सरल और हृदय स्पर्शी भाषा के लिए जाने जाते हैं। उनकी काव्य भाषा अवधी है और उन्होंने मुख्य रूप से दोहा, चौपाई छंद का प्रयोग किया है। उनके काव्य में प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति, इश्क-ए-मिजाजी से इश्क-ए-हकीकी का मार्ग दिखाया गया है। जायसी की प्रमुख रचना है। रचना का नाम क्या है और रचना काल क्या है? पद्मावत उनकी प्रमुख रचना है, 1540 में प्रकाशन है। अखरावट 1520, आखिरी कलाम 1529, चित्ररेखा 1540, कहरनामा 1530, मसलनामा 1535। जायसी की सबसे प्रसिद्ध और कालजयी रचना पद्मावत है।
इसमें चित्तौड़ की रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी की कथा को रूपक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जो विश्व साहित्य में अपना विशेष स्थान रखती है। तो ये जो है महत्वपूर्ण। तो चलिए अब हम देखेंगे रीतिकाल को कि रीतिकाल है क्या। देखिए, रीतिकाल को भी जब हम पढ़ते हैं तो इसको 3 धाराओं में बांटते हैं। पहला है रीतिबद्ध कवि, फिर रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध कवि कौन है? जो कि व्याकरण ग्रंथों को, उनकी जो व्याकरण ग्रंथों की परिपाटी है उसका अनुसरण करते हैं, फिर उसके लिए लक्षण ग्रंथ लिखते हैं, तो वह रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं। रीति सिद्ध कवि क्या है? वह लक्षण ग्रंथों को नहीं लिखते और अपनी रचनाओं में ही मतलब वो चीज़ें दर्शा देते हैं, लक्षणों को दर्शा देते हैं। रीति मुक्त कवि कौन है? जो इन सभी चीज़ों को फॉलो ही नहीं करते, वह व्याकरण के नियम कानूनों को फॉलो ही नहीं करते। तो देखिए क्या है, यहाँ पे थोड़ा लिखा हुआ है तो इसको समझते हैं। देखिए क्या है, काव्य शास्त्र के नियमों में बंधे लक्षण ग्रंथों की रचना पांडित्य प्रदर्शन प्रधान किसका है? रीतिबद्ध का है। रीति सिद्ध का क्या है? और रीतिबद्ध के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन है? केशवदास है, चिंतामणि है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ याद रखना, केशवदास और चिंतामणि, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। उसके बाद रीति सिद्ध में हो जाएंगे बिहारी और बिहारी के सतसई के दोहे। तो देखिए, शास्त्रों का ज्ञान पर स्वतंत्र रचना, मुक्तक काव्य की प्रधानता, बिहारी सतसई, श्रृंगार और नीति। और रीति सिद्ध में सभी बंधनों से मुक्त, मन की स्वाभाविक भावनाओं की अभिव्यक्ति, प्रेम और पीड़ा का चित्रण, विरोधाभास और व्यक्तिकता, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। चलिए अब हम इसको डिटेल से समझते हैं कि ये है क्या। देखिए, साहित्य में रीतिकाल का जो समय है 1643 से 1850 ईस्वी का आरंभ हिंदी साहित्य के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विवादास्पद घटना है। इसका आरंभ किसी एक कारण से नहीं बल्कि तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के सम्मिलित प्रभाव से हुआ है। रीतिकाल के आरंभ के कारण क्या हैं उनको भी देखते हैं। राजनीतिक स्थिति क्या थी? राजनीतिक स्थिरता और विलासिता। मुगल साम्राज्य, विशेषकर शाहजहां और औरंगजेब के समय तक भारत में एक प्रकार की राजनीतिक स्थिरता आ गई थी। जब राजाओं के पास युद्ध की चिंता कम हुई तो उनका ध्यान विलासिता और मनोरंजन की ओर आकर्षित हुआ। दरबारी कवियों ने राजाओं को खुश करने के लिए उसी प्रकार का काव्य लिखा जैसा वो चाहते थे। ठीक है, फिर दरबारी संरक्षण किसको प्राप्त हुआ? कवियों को प्राप्त हुआ। रीतिकाल पूर्णतः दरबारी संस्कृति की उपज है। कवियों को जीविका के लिए राजाओं और सामंतों के आश्रय में रहना पड़ता था। आश्रयदाता राजा स्वयं कला प्रेमी और विलासी थे, इसलिए उन्होंने कवियों को ऐसी रचनाएं करने के लिए प्रोत्साहित किया जिनमें श्रृंगार, सौंदर्य और चमत्कार प्रदर्शन की प्रधानता हो। हिंदी साहित्य की स्वाभाविक विकास प्रक्रिया। भक्ति काल में साहित्य का केंद्र ईश्वर और भक्ति थे। साहित्य के विकास क्रम में एक स्वाभाविक मोड़ आया जहां कवियों ने भक्ति से हटकर काव्य शास्त्र, रीति के नियमों को आधार बनाकर रचनाएं करना शुरू किया। संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों जैसे मम्मट, विश्वनाथ का प्रभाव हिंदी कवियों पर गहरा था। रीतिकाल का आरंभ कैसे हुआ? रीतिकाल का आरंभ लक्षण ग्रंथों, काव्य शास्त्र के नियमों पर आधारित पुस्तकों के निर्माण से हुआ। इसकी प्रक्रिया को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, काव्य शास्त्र की परंपरा। रीतिकाल के कवियों ने संस्कृत के काव्य शास्त्र को हिंदी में अनुदित और व्याख्यायित करने का प्रयास किया। उन्होंने नायिका भेद, अलंकार, रस और ध्वनि के नियमों को छंदबद्ध किया। आचार्यत्व की चाह। कवि केवल कवि नहीं बल्कि आचार्य भी कहलाना चाहते थे। उस समय जो कवि थे वो खाली कवि नहीं, वो आचार्य भी बनना चाहते थे। ठीक है, अतः उन्होंने काव्य शास्त्र के सिद्धांत समझाकर फिर उनके उदाहरण के रूप में स्वयं के द्वारा रचित कविताएं प्रस्तुत की है। केंद्रीय प्रवृत्तियां। धीरे धीरे यह विधा इतनी लोकप्रिय हुई कि कविता का मुख्य विषय रीति
नियमबद्धता हो गया। केशवदास को प्रायः रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को माना जाता है, मतलब ज़्यादातर लोग इनको मानते हैं, जिन्होंने अपनी रचनाएं जैसे कविप्रिया, रसिकप्रिया में बहुत पहले ही काव्य शास्त्र के अंगों का समावेश कर दिया था। निष्कर्षतः रीतिकाल का उदय विलासी दरबारों की मांग और कवियों की शास्त्र पांडित्य दिखाने की महत्वाकांक्षा का परिणाम था। इसने हिंदी साहित्य को भक्ति की तन्मयता से निकालकर कलात्मकता, शब्द चमत्कार और नायिका वर्णन की नई दिशा दी। तो देखिए, केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं ज़्यादातर रचनाकार, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जो है चिंतामणि त्रिपाठी को मानते हैं। क्यों? क्योंकि चिंतामणि त्रिपाठी के बाद ही जो रीति की जो धारा है ना, एक लय में चलती रही। केशवदास 1555 में ये आए, उन्होंने शुरुआत की, लेकिन काफ़ी लंबा गैप देखने को मिलता है, इसलिए रामचंद्र शुक्ल इनको रीतिकाल का प्रवर्तक नहीं मानते, चिंतामणि त्रिपाठी को मानते। ठीक है, अब देखिए इस चार्ट से हम समझते हैं और ज़्यादा। रीतिकाल 1643 से 1850 ईस्वी। प्रमुख काव्यधारा रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। तो देखिए क्या है परिभाषा। रीतिबद्ध का क्या है? काव्य शास्त्र के नियमों, लक्षण में बंधकर रचनाएं की हैं। और मुख्य विशेषता क्या है? लक्षण ग्रंथों की रचना हुई है, पांडित्य प्रदर्शन। मतलब रीतिबद्ध जो कवि थे उन्होंने रचनाएं की और उस रचना के लिए लक्षण ग्रंथ लिखे ताकि उस रचना को समझना इजी हो जाए। ठीक है, एक तरह से डिक्शनरी भी उसके लिए निकाली। और अपना पांडित्य प्रदर्शन, मतलब वो कितने बड़े विद्वान हैं कि मतलब उन्होंने रचनाओं को कितने तरीके से, कितने सुंदर तरीके से, व्याकरणबद्ध तरीके से लिखा है, इस चीज़ को दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, तो रीतिबद्ध कवियों में ये देखने को मिलता है। श्रृंगारिकता, मतलब श्रृंगारिकता तो सबसे प्रधानता है रीतिकाल की। तो श्रृंगारिकता है प्रेम का शास्त्रीय पक्ष है। प्रेम को शास्त्रीय तरीके से दिखाया गया है। अलंकार, अतिशयोक्तिपूर्ण प्रयोग, अलंकारों का अतिशयोक्तिपूर्ण, मतलब अलंकारों को बढ़ा चढ़ा करके रीतिकाल में बहुत ज़्यादा ही दिखाया गया है। ठीक है, और केशवदास, चिंतामणि, देव और पद्माकर, ये सारे सारे रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं और एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं। तो इन चारों का नाम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अब देखिए रीति सिद्ध कवि में काव्य शास्त्र का पूर्ण ज्ञान पर लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। इनको काव्य शास्त्र का ज्ञान था लेकिन इन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, अपनी रचनाओं में ही उस चीज़ को उद्धृत कर दिया ताकि लोग समझ सके। ठीक है, गागर में सागर, चमत्कारपूर्ण मुक्तक रचनाएं, भाव और शिल्प का संतुलन, नीति और श्रृंगार का समावेश इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। भाव और शिल्प, अपनी भावनाओं को शिल्पबद्ध तरीके से संतुलित और नीति और श्रृंगार का समावेश करते हुए लिखा है। और बिहारी एकमात्र रीति सिद्ध कवि हमें देखने को मिलते हैं। रीति मुक्त में शास्त्रीय नियमों और दरबारी संस्कृति से पूरी तरह मुक्त, मतलब इन्होंने व्याकरण का कुछ भी ध्यान नहीं रखा, छंदों का कुछ भी नहीं, मतलब इन्होंने मुक्तक का प्रयोग किया और इन्होंने अपनी भावनाओं को अपने मन से जैसा वो चाहते थे उस तरह उन्होंने गढ़ा। ठीक है, तो स्वच्छंद प्रेम, आत्मपरकता, हृदय की स्पष्ट अभिव्यक्ति। स्वच्छंद प्रेम, आत्मपरकता, हृदय की स्पष्ट अभिव्यक्ति यहाँ पे देखने को मिलता है। विरह की प्रधानता इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। विद्यापति जो हैं इसके प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, घनानंद, सॉरी विद्यापति नहीं, घनानंद। विरह की प्रधानता, अनुभूति की गहराई और सहजता। घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। तो घनानंद जो है प्रमुख कवि माने जाते हैं, आलम, बोधा और ठाकुर भी इसके प्रमुख कवि हैं। तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, ये पूछे जाते हैं। अब देखिए रीतिबद्ध कवि, ये कवि आचार्य और कवि दोनों थे। ये जो थे कवि और आचार्य दोनों थे, मतलब ये पोएट भी हैं और प्रोफेसर भी हैं, एक तरह से समझ लीजिए ऐसे हैं। तो ये कवि भी थे और आचार्य भी थे, मतलब ये रिसर्च भी करते थे और कविताएं भी करते थे।
केशवदास की रचना कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ठीक है, शुक्ल ने इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा है, तो आपको पता होना चाहिए। चिंतामणि, काव्य विवेक और रस विलास इनकी रचना है चिंतामणि की। देव की रचना है भाव विलास और अष्टयाम, और पद्माकर की रचना है जगद विनोद और पद्मावरण। ये सारी रचनाएं देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न बनने 100% तय होते हैं, मतलब आते ही आते हैं, हर एग्ज़ाम में आएंगे। यूजीसी के लिए पढ़ लीजिए, टीजीटी पीजीटी किसी भी एग्ज़ाम के लिए सब में आते हैं। अब देखिए रीति सिद्ध कवि बिहारी सतसई। रीति सिद्ध कवि में एकमात्र कवि बिहारी हैं, उनकी रचना है बिहारी सतसई। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध मुक्तक काव्य इसमें देखने को मिलता है। इन्होंने 700 दोहों का एक पूरा रचना की है, जिसको बिहारी सतसई कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो बिहारी सतसई बहुत महत्वपूर्ण रचना है रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत। ठीक है, रीति मुक्त कवि घनानन। सुजान सागर, देखिए घनानन की जो प्रेमिका थी उसका नाम था सुजान। वो एक नर्तकी थी, राज नर्तकी, दरबार में नृत्य करती थी, और घनानन जो थे कवि थे, दरबारी कवि थे, तो वो सुजान से प्रेम करते थे। लेकिन जब उन्होंने सुजान को कहा कि चलो तुम मेरे साथ चलो, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो इससे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। मतलब हुआ क्या कि एक दिन दरबार में नृत्य हो रहा था और राजा ने कहा घनानन कुछ सुनाओ, तो घनानन ने जो कविता लिखी मतलब सुनाई, वो सुजान को देखते हुए मतलब उनके ऊपर ही पूरी कविता सुनाई। तो राजा इससे गुस्सा हो गए और घनानन को उन्होंने निकालने के लिए मतलब बोला कि तुम दरबार से चले जाओ। तो घनानन ने उस समय बोला कि सुजान तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो सुजान ने मना कर दिया। उससे वे बहुत ज़्यादा दुखी हुए और वे मथुरा में जाके रहने लग गए, है ना। तो घनानन की रचना है सुजान सागर विरह लीला, ये रचना हमें देखने को मिलता है। फिर है कोकसार, ये रचनाएं घनानन की हमें देखने को मिलती है। फिर आलम का है आलम केली, आलम का आलम केली प्रमुख रचना है। बोधा का है विरह बारिश, और ठाकुर का है ठाकुर ठसक। ये देखिए महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा भी चुके हैं और आते भी हैं। फिर रीतिकाल पर प्रमुख आलोचकों के क्या कथन हैं, इसको भी देखना जरूरी है, क्योंकि कथन कारण असर्शन रीजन में ये प्रश्न मतलब बनते हैं। आलोचक और कथन क्या है इनका देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या मत है। यद्यपि कवियों ने अपनी रचनाओं में अलंकार, रस, ध्वनि आदि के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ही श्रृंगार को चुना है, पर उनकी यह श्रृंगारिकता रीतिबद्ध होने के कारण एक विशेष पद्धति का अंग बन गई है। तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है और इसको याद कर लीजिए क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बार और देखते हैं। यद्यपि कवियों ने अपनी रचनाओं में अलंकार, रस, ध्वनि आदि के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ही श्रृंगार को चुना है, पर उनकी यह श्रृंगारिकता रीतिबद्ध होने के कारण एक विशेष पद्धति का अंग बन गई है। तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है और ये भी शुक्ल का ही कथन है। रीतिकाल के भीतर जितने कवि हुए वे सब के सब एक ही पद्धति पर चलते रहे हैं। ठीक है, तो ये भी शुक्ल का कथन है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा देखिए क्या कहते हैं। रीतिकाल को कलाकाल कहना अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें कवियों ने भावों की अपेक्षा शिल्प और कलात्मक चमत्कार को अधिक महत्व दिया है। तो रामकुमार वर्मा जो है इसको कलाकाल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र क्या कहते हैं। रीतिकाल वास्तव में श्रृंगार काल है। इसमें श्रृंगार के अतिरिक्त अन्य कोई प्रवृत्ति इतनी प्रबल नहीं है कि उसे युग का नाम दिया जा सके। मतलब श्रृंगारिकता रीतिकाल की प्रमुख चीज़ है। अलंकार वर्णन, श्रृंगार वर्णन सबसे ज़्यादा मतलब हमें देखने को मिलता है। तो इसको श्रृंगार काल नाम ही देने के लिए विश्वनाथ प्रसाद जी कह रहे हैं। ठीक है, तो विश्वनाथ प्रसाद ने क्या कहा कि ये श्रृंगार काल है। अब देखिए मिश्र बंधु जो थे, 3 भाई थे। बड़े भाई का नाम गणेश बिहारी,
श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। मिश्र बंधु क्या कहते हैं इसके ऊपर, इस काल की मुख्य प्रवृत्ति अलंकरण और पांडित्य प्रदर्शन है, इसलिए इसे अलंकृत काल कहना उचित है। ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि मिश्र बंधु रीतिकाल को क्या कहते हैं, या मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है, तो अलंकृत काल। तो ये पूछा जाता है और आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, रीतिकाल को कलाकाल कहना ही सर्वाधिक सार्थक है, क्योंकि यह कविता का स्वर्ण युग नहीं बल्कि कला का युग था। रीतिकाल को कलाकाल कहना ही सर्वाधिक सार्थक है, क्योंकि यह कविता का स्वर्ण युग नहीं बल्कि कला का युग था। तो ये बात रमाशंकर शुक्ल रसाल कहते हैं। और देखिए, डॉक्टर भागीरथ मिश्र क्या कहते हैं, रीतिकाल का अर्थ केवल रीति या नियमबद्धता नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो काव्य को शास्त्रीयता की ओर ले गई। तो काव्य को शास्त्रीयता की ओर ले गई, ये कौन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं डॉक्टर भागीरथ मिश्र। तो ये स्टेटमेंट भी आपको पता होना चाहिए। ये कथन और कारण वाले, असर्शन रीजन वाले में पूछा जाता है। अब हम रीतिकाल के नामकरण पर विद्वानों के क्या मत हैं उसको जानेंगे। तो देखिए, पहले देखेंगे रामचंद्र शुक्ल का मत कि वो क्या कहते हैं। रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही दिया गया नाम है। इनका कथन है, इस काल में कविता ने लक्षण ग्रंथों की रचना और काव्य शास्त्र के नियमों का पालन किया है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, रीतिकाल। मतलब रीति का मतलब होता है एक शैली, मार्ग या एक तरीका जिसको फॉलो किया जाता है। जैसे रीति रिवाज आपको पता होगा, तो एक जो शैली है जिसको फॉलो किया जाता है, इसलिए शुक्ल ने इस काल को रीतिकाल कहा है, क्योंकि इसमें सब ने एक ही पद्धति को फॉलो किया है। उसके बाद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र क्या कहते हैं, श्रृंगार काल। इस काल की प्रधान प्रवृत्ति श्रृंगार है, क्योंकि अलंकार वर्णन, श्रृंगारिक वर्णन, नक्सिक वर्णन, ये सारे वर्णन हमें इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण नक्सिक वर्णन हमें देखने को मिलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको श्रृंगार काल कहा है विश्व प्रसाद मिश्र ने। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने देखिए क्यों कहा है, इस काल में अलंकरण और पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति सर्वाधिक प्रमुख थी। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि इस काल में जितनी भी रचनाएं हैं वो अलंकार से युक्त है, बहुत ज़्यादा ही, मतलब उसमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है, तो अलंकार से युक्त है, इसलिए इसको अलंकृत काल कहा है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का उदय एक युगांतरकारी घटना थी, जो 1850 ईस्वी के आसपास भारतेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में शुरू हुई। यह परिवर्तन रातों रात नहीं बल्कि तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण हुआ था। ठीक है, तो आप देखते हैं आधुनिक काल जो है, आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे। और आज का जो ट्रेंड है, आधुनिक काल से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, तो ये जो है ये जो सेगमेंट होने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तो बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक परिस्थितियां देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य का पतन और अंग्रेजी शासन की स्थापना ने भारत में एक नई प्रशासनिक और न्याय व्यवस्था को जन्म दिया। इससे देश में विदेशी संपर्क बढ़ा और लोग आधुनिक विचारों के प्रति जागरूक हुए। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है। शिक्षा और प्रिंटिंग प्रेस का प्रभाव। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विस्तार और प्रिंटिंग प्रेस के आगमन से ज्ञान का लोकतांत्रिकरण हुआ। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने आम जनता को देश दुनिया की घटनाओं से जोड़ा। सामाजिक पुनर्जागरण। राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और अन्य सुधारकों ने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन छेड़े। इस नई चेतना ने साहित्य को दरबारों की विलासिता से बाहर निकालकर समाज की समस्या से जोड़ा। अब मध्यम वर्ग का उदय। इस काल में एक नए
शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जो साहित्य का प्रमुख पाठक और निर्माता बना। अब साहित्य का केंद्र राजाओं का दरबार न होकर आम जनता और राष्ट्र की प्रगति बन गई। देखिए, आधुनिक काल का उदय जब हुआ जब हमारा देश अंग्रेजों का उपनिवेश था, मतलब वो हम पे शासन करते थे और हम उनके लिए एक व्यापार थे, हम उनके लिए एक व्यापार के एक तरह से साधन समझे जा सकते हैं। तो हमारा उदय उस मतलब आधुनिक काल का उदय उस समय हुआ, और उस समय आपको पता होगा कि जो सामाजिक परिस्थितियां थी, राजनीतिक परिस्थितियां थी, कैसी थी। राजनीतिक परिस्थितियां, अंग्रेज़ों का हम पे शासन था और समाज में बहुत सारी चीज़ें, लोग शिक्षित हो रहे थे, पढ़ रहे थे, बहुत सारे आंदोलन हमें उस समय देखने को मिलते हैं, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, ऐसी ऐसी नई नई चेतनाएं उभर रही थी। तो ये सारी चेतनाओं का प्रभाव जो है, कैसे प्रिंट जो था, प्रिंट का माध्यम आ गया था, प्रेस आ गया था, प्रिंटिंग प्रेस। तो इसके चक्कर, इस प्रिंट प्रेस आने से लोग बहुत ज़्यादा जल्दी शिक्षित होने लगे, लोगों में जिज्ञासा बढ़ी पढ़ाई लिखाई के प्रति, और उन्होंने देश दुनिया से संपर्क जोड़ा और चीज़ें जो थी उनको समझ में आने लगी धीरे धीरे कि मतलब दुनिया खाली इतनी सीमित नहीं है, और भी चीज़ें हैं। तो जो रूढ़ियाँ थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, इन सब के लिए कई आंदोलन हुए। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, बहुत सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिलता है। ज्योतिबाई फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ऐसे बहुत सारी चीज़ें इस समय हो रही थी। विवेकानंद शिकागो में भाषण देने गए थे। ये सारी घटनाएं इसी समय घट रही है। तो आप उस समय का परिवेश समझने की कोशिश कीजिए, क्या है, क्यों है, कैसे है, इसका प्रभाव हमें साहित्य पे देखने को मिलेगा। तो यही सारी चीज़ें जो हैं आधुनिक काल में हमें देखने को मिलेगी। और मध्यम वर्ग, इस समय मध्यम वर्ग का उदय हुआ। पहले क्या था, पहले या तो अमीर है या तो गरीब है, मध्यम वर्ग जैसा कोई वर्ग नहीं था। आधुनिक काल में ही मध्यम वर्ग हमें देखने को मिलता है। तो मध्यम वर्ग का उदय, इस काल में एक नए शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जो साहित्य का प्रमुख पाठक और निर्माता बना। अब साहित्य का केंद्र राजाओं का दरबार न होकर आम जनता और राष्ट्र की प्रगति बन गई। पहले जो साहित्य था वो राजमहलों तक ही सीमित था, और उसको हम साहित्य भी नहीं कह सकते एक तरह से, क्योंकि वो विलासिता का, हम देख रहे हैं विलासिता बन गई थी साहित्य रीतिकाल में, और रीतिकाल एक तरह से अंधकार युग था। ठीक है, अब देखिए साहित्यिक बदलाव की प्रक्रिया क्या रही। भाषा का परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। रीतिकाल की प्रधान भाषा ब्रज भाषा थी, जो धीरे धीरे जन भाषा से दूर हो रही थी। जनता की भाषा कुछ और थी, और रीतिकाल में जो भाषा थी वो ब्रज थी। तो जनता की भाषा और जो दरबारी भाषा थी अलग अलग थी, तो लोग उससे जुड़ नहीं पाते थे, तो दूर हो रही थी। आधुनिक काल के कवियों और लेखकों ने खड़ी बोली को अपनाया, जो आम बोलचाल के अधिक निकट थी। जो हम आजकल बातचीत करते हैं उस प्रकार की ही भाषा उस समय बोली जाती थी जनता में। और साहित्य जो था वो किस में लिखा जा रहा था, रचा जा रहा था, ब्रज में लिखा जा रहा था, इसलिए वो उससे जुड़ नहीं पा रहे थे। तो देखिए अब क्या प्रधान घटनाएं इस समय हमें देखने को मिलेगी। विषय वस्तु का विस्तार हुआ। साहित्य का विषय अब केवल नायक नायिका भेद या श्रृंगार तक सीमित नहीं रहा। पहले क्या था, नायक नायिका भेद, मतलब नायिका का नक्सिक वर्णन हो रहा है, नायक के बारे में बताया जा रहा है कि नायक कितना वीर है, कितना शक्तिशाली है, कितना गुणी है, ये सब बताया जा रहा है। यही सब पहले साहित्य में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब केवल नायक नायिका भेद और श्रृंगार तक सीमित नहीं रहा। देशभक्ति, गरीबी, सामाजिक सुधार, नारी शिक्षा और राष्ट्रीय चेतना जैसे यथार्थवादी विषय साहित्य के मुख्य केंद्र बन गए। तो ये सारी चीज़ें जो थी आधुनिक काल में हमें पहली बार देखने को मिलता है कि इन सभी विषयों पे भी अब साहित्य में स्थान मिला है, इन सभी विषयों को भी। तो अब देखिए क्या होगा, गद्य का विकास। आधुनिक काल की सबसे बड़ी उपलब्धि गद्य का अभूतपूर्व विकास है। भारतेंदु युग से ही कहानी
उपन्यास, नाटक और निबंध जैसी विधाओं का व्यवस्थित रूप से उदय हुआ, जिससे हिंदी साहित्य की अभिव्यक्ति की क्षमता कई गुना बढ़ गई। देखिए, आधुनिक काल की सबसे बड़ी देन जो है वो गद्य को माना जाता है। गद्य क्या है? गद्य और पद्य दो चीज़ें होती है। पद्य वो होती है जिसमें कविताओं का रचना की जाती है। गद्य वो है जिसमें नाटक लिखे जा रहे हैं, कहानी लिखी जा रही है, उपन्यास लिखे जा रहे हैं, वो सभी जो लिखे जा रहे हैं वो गद्य है। ठीक है, तो वो गद्य का विकास हुआ। तो नाटक लिखे गए, नाटक जब लिखे गए तो उसको रंगमंच पे खेला गया, तो उससे लोगों में जागृति बढ़ी। भारत दुर्दशा नाटक आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। तो इन सभी का विकास हुआ, ये सब नए नए स्टाइल्स आए तो इन सभी ने लोगों को जोड़ा और लोग इससे शिक्षित होने लगे धीरे धीरे देख के। ठीक है, उपन्यास लोगों को बोरिंग, उपन्यास पढ़ने में लोगों को मज़ा आने लगा। बड़े उपन्यास जो होते थे बड़े होते थे और उनको पढ़ने में मतलब उनको अच्छा लगता था, और उपन्यास एक कहानी की तरह होता था तो उनको मज़ा आता था। कहानी, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से मोरल टीचिंग जाने लगी, लोगों को बताया जाने लगा कि तुम्हारे साथ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। ये सारी चीज़ें कहानी, उपन्यास, नाटक, इन सभी विधाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की पूरी कोशिश हमें देखने को मिलती है आधुनिक काल में। अभिव्यक्ति की क्षमता कई गुना बढ़ गई थी। पहले क्या था, अभिव्यक्ति खाली कविता के माध्यम से हो सकती थी, लेकिन अब कितने सारे इनके पास ऑप्शंस हो गए। नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, निबंध हो गया, आलोचना हो गई, बहुत सारी विधाएं जो है इसी समय हमें देखने को मिलती है। अब देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य युग विभाजन का एक स्पष्ट चार्ट। इससे हम देखेंगे कि आधुनिक काल को जब हम पढ़ेंगे तो कितने कालखंडों में विभक्त करके पढ़ेंगे। जैसे कि हमने हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए इसको 3-4 कालखंडों में बांटा: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और जब हमने भक्ति काल को पढ़ा तो इसको 2 भागों में बांटा, शगुन और निर्गुण। उसमें भी हमने बांटा, शगुन में बांटा राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, और निर्गुण में प्रेमाश्रय और ज्ञानाश्रय। तो उसी प्रकार से जब हम आधुनिक हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे तो इसको भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा और उस काव्य धाराओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो पहला जो युग है या पहला जो पार्ट है इसका आता है भारतेंदु युग, जिसका समय 1850 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। देखिए, प्रमुख विशेषताएं क्या है इस समय की? गद्य का उदय। गद्य में क्या क्या चीज़ें हैं? नाटक, उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध, ये सारी चीज़ें गद्य के अंतर्गत आती है। ठीक है। नवजागरण, नवजागरण हुआ, लोग जो थे फिर से जाग गए, अपने देश के प्रति जागने लगे, उनके अंदर नई चेतना आ गई, क्योंकि अब वो पढ़ने लगे, देखने लगे, नई नई चीज़ें जानने लगे, तो उनके अंदर नई चीज़ें आ गई और देशभक्ति उनकी बढ़ गई। ठीक है, देश के प्रति अब उनकी भक्ति बढ़ने लगी। समाज सुधार के कार्य आप देख ही रहे हैं कि इस समय कितने समाज सुधारक हमें देखने को मिलते हैं, और समाज सुधार ये सारी चीज़ें इस समय हो रही है। तो भारतेंदु युग जो है पहला वो है। उसके बाद हम देखते हैं द्विवेदी युग। आधुनिक काल में दूसरा जो युग है द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, जिसका समय 1900 से 1920 माना जाता है। ठीक है। तो भाषा का परिष्कार, भाषा का परिष्कार से क्या मतलब है? हिंदी जो थी लिखी जा रही थी लेकिन उसमें शुद्धता नहीं थी, उसके जो व्याकरण था उसमें बहुत सारी अशुद्धि थी। तो हिंदी को जब लिखा जाए, शुद्ध तरीके से लिखा जाए, उसको लिखने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाए उसी अक्षर का प्रयोग किया जाए, मतलब बहुत सारी अशुद्धियों को दूर किया गया द्विवेदी युग में। तो भाषा का परिष्कार हुआ, खड़ी बोली का उद्भव, मतलब खड़ी बोली को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाया गया। नीति और आदर्शवाद जैसे रचनाएं लिखी गई। ठीक है, हमें इस समय साकेत, ये सारी रचनाएं हमें देखने को मिलती है। मैथिली शरण गुप्त की रचना देखने को मिलती है, मतलब जो लोगों को देश से जोड़े, देशभक्ति की भावना उनमें उत्पन्न कर दे, इस प्रकार की रचना हमें देखने को इस समय मिलती है। तो द्विवेदी युग में ये घटनाएं हमें देखने को मिलती है। भाषा का परिष्कार और नीति, आदर्श, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती है। अब देखें छायावाद। छायावाद जो कि आधुनिक काल का तीसरा युग है, जो 1918 से 1936 माना जाता है,
और देखिए 4 स्तंभ इसके माने गए हैं। सूक्ष्म इसमें क्या है, छायावाद में क्या है, इसमें सूक्ष्म प्रकृति चित्रण, इसमें पहली बार प्रकृति का चित्रण किया गया। पहले क्या था, पहले लोगों के हृदय का वर्णन किया जा रहा है, उसके भाव का वर्णन किया जा रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, मतलब देशभक्ति, ये सारी चीज़ें हो रही है। इसमें पहली बार प्रकृति चित्रण किया गया, प्रकृति कैसी लग रही है, उसको देख के क्या हो रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें इस समय हमें देखने को मिलती है। प्रकृति चित्रण, उसके सौंदर्य को दिखाया गया कि एक फूल कितना प्यारा लग रहा है, उससे जो पूरा परिवेश है कितना सुंदर जान पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई। और आत्म अभिव्यक्ति और अपने जो मन की अभिव्यक्ति है वो भी इस समय हमें देखने को मिलता है। व्यक्तिवाद मतलब खुद की अभिव्यक्ति, आपके मन में क्या है किस चीज़ के प्रति, ये भी अभिव्यक्ति करने का मौका हमें छायावाद में देखने को मिलता है। और इसके जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं, जैसे कि प्रसाद हो गए, निराला हो गए, महादेवी वर्मा हो गई, और एक और स्तंभ जो हैं उनका नाम ध्यान देखिए अभी नहीं आ रहा है, अभी हाँ आएगा, ध्यान आएगा बता दूंगा अभी। तो इस समय हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। उसके बाद देखिए प्रगतिवाद। प्रगतिवाद मार्क्सवाद जो कहता था कि समाज में अमीर गरीब खत्म हो जाए, तो प्रगतिवाद में हमें मार्क्सवाद देखने को मिलता है, जो कि 1936 से 1943 के समय हमें देखने को मिलता है। और प्रगतिवाद जो था, इसमें प्रेमचंद की जो रचनाएं हैं, गोदान, ये सारी रचनाएं प्रेमचंद से जुड़ी, और मतलब जो शोषण और शोषितों के विरुद्ध हो, शोषक और शोषितों के से जुड़ी हो, अमीर गरीब से जुड़ी हो, वह उस प्रकार की रचनाएं हमें प्रगतिवाद में देखने को मिलती है। मार्क्सवाद शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति, विद्रोह, इस प्रकार की रचना हमें देखने को मिलती है। लाल झंडा और सहानुभूति। अब देखिए फिर आता है प्रयोगवाद, अज्ञेयवाद। प्रयोगवाद को हम अज्ञेयवाद भी कह सकते हैं। नए उपमान, प्रतीक, भावों का प्रयोग और तारसप्तक इसकी प्रमुख विशेषता है प्रयोगवाद की। और नई कविता 1953 से आज तक नई कविता, यथार्थवाद, कुंठा, लघु मानव, आधुनिक विसंगतियाँ, ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी कि हमारा देश आज़ाद होगा तो हमारा देश ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वैसी ही सरकार, जैसे अंग्रेज सरकार चला रहे थे वैसी ही सरकार आ गई और लोगों का मुंह भंग होने लगा। उनको लगने लगा कि इससे अच्छा तो अंग्रेजों का ही शासन था, और उनके अंदर कुंठा मतलब उनके अंदर गुस्सा मतलब बैठने लगा, गुस्सा उनके अंदर एक जगह बनाने लगी सरकार के प्रति, वो बहुत ज़्यादा वो होने लगे, दुखी होने लगे, प्रदर्शन, ये सारी चीज़ें हमें इसमें प्रयोगवाद में देखने को मिलता है, नई कविता में देखने को मिलता है। अभी हम इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रयोगवाद का जो मुख्य है यथार्थवाद है, कुंठा है, लघु मानव की बात की गई है, और विसंगतियाँ हैं। लघु मानव जो है बहुत छोटा हो गया इस समय, मतलब अब देखिए हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रथम चरण है। इसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व के कारण इस युग को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में हुए प्रमुख परिवर्तन, इस युग ने हिंदी साहित्य को रीतिकाल की दरबारी संकीर्णता से निकालकर जनजीवन के यथार्थ से जोड़ा। भाषा का परिवर्तन, रीतिकाल की प्रधान भाषा ब्रज भाषा थी, लेकिन इस युग में खड़ी बोली हिंदी गद्य की मुख्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। विषय वस्तु क्या था? कविता का केंद्र अब राजा महाराजाओं के विलासिता न रहकर देशभक्ति, समाज सुधार, स्वदेशी प्रेम और ब्रिटिश शासन की आलोचना बन गई। गद्य का अभूतपूर्व विकास, इस युग की सबसे बड़ी उपलब्धि हिंदी गद्य नाटक, निबंध, उपन्यास का विकास था। भारतेंदु जी ने स्वयं कई नाटकों की रचना की है। पत्र पत्रिकाओं का प्रसारण शुरू हुआ। इस समय मुद्रण कला के आने से इस युग में कई पत्र पत्रिकाएं जैसे कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन हुआ, जिससे
वैचारिक क्रांति आई। वैचारिक क्रांति का दौर भी हम कह सकते हैं आधुनिक काल को, और भारतेंदु युग को कह सकते हैं, क्योंकि इस समय प्रिंटिंग प्रेस आया और उसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। नए विचार उनके अंदर जन्म लेने लगे जब उन्होंने नई चीज़ों को पढ़ा जाना, और बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती है। प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं। भारतेंदु मंडल के कवियों ने इस युग को समृद्ध किया। भारतेंदु जो थे उनके मंडल के अंदर प्रमुख कवि कौन कौन से थे उसको भी देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। भारतेंदु को हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है, हिंदी आधुनिक साहित्य का जनक माना जाता है। प्रमुख रचनाएं इनकी है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और प्रेम माधुरी। भारत दुर्दशा अंधेर नगरी नाटक है, प्रेम माधुरी जो है काव्य है। प्रताप नारायण मिश्र जो भारतेंदु मंडल के कवि हैं, अपनी हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली के लिए प्रसिद्ध, प्रमुख रचना हठी हम्मीर के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट हिंदी निबंध के क्षेत्र में अग्रणी, इनकी पत्रिका हिंदी प्रदीप बहुत प्रसिद्ध थी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनकी काव्य भाषा में ब्रज का माधुर्य और देश प्रेम का ओज दोनों मिलता है। भारतेंदु युग के बारे में कही गई बातें। विद्वानों ने इस युग को विभिन्न रूपों में परिभाषित किया है। नवजागरण का युग, इसे हिंदी में नवजागरण रेनेसेंस का युग कहा जाता है, क्योंकि इसने समाज को अंधविश्वासों से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया। संधि काल, आलोचक इसे रीतिकाल और आधुनिक काल के बीच का संधि काल मानते हैं, जहां पुराने संस्कार जीवित थे लेकिन नई चेतना का उदय हो रहा था। देशभक्ति का स्वर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस युग की कविता में देशभक्ति की भावना सबसे प्रबल थी, जो आगे चलकर द्विवेदी युग और छायावाद के लिए आधार बनी। अब देखते हैं दूसरा युग, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाना जाता है। आधुनिक युग का दूसरा पार्ट द्विवेदी युग 1900 से 1920। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सुधारवादी चरण। इस युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ, जिन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य को एक नया अनुशासन प्रदान किया। द्विवेदी युग की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। भाषा का परिष्कार, इस युग की सबसे बड़ी उपलब्धि खड़ी बोली हिंदी का मानकीकरण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पत्रिका सरस्वती के माध्यम से भाषा की अशुद्धियों को दूर कर उसे व्याकरण सम्मत और परिष्कृत किया। मतलब व्याकरणिक शुद्धता जो है हमें खड़ी बोली हिंदी में इसी समय ज़्यादा देखने को मिलती है। इतिवृत्तात्मकता, अपने इतिहास का गौरव गुणगान इस समय रचनाकारों ने किया। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा जाता है। इस युग की कविता में कल्पना की अपेक्षा यथार्थ और इतिवृत्तात्मकता, वर्णनात्मकता अधिक थी। इसमें किसी विषय का विस्तृत वर्णन करने की प्रवृत्ति प्रधान थी। नीति और आदर्शवाद, द्विवेदी युग में कविता का मुख्य स्वर नीतिपरक, उपदेशात्मक और आदर्शवादी था। साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को शिक्षित और मर्यादित करना भी था। स्वदेश प्रेम और राष्ट्रीयता, स्वदेश प्रेम और राष्ट्रीयता, इस युग में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। कवियों ने अतीत के गौरव का गान किया और देशवासियों में स्वतंत्रता व देशभक्ति की भावना जागृत की। विविध विषयों का समावेश, साहित्य के विषयों का दायरा बढ़ा। इसमें पौराणिक कथाओं के साथ साथ समकालीन समस्याओं, सामाजिक कुरीतियों और प्रकृति चित्रण को भी स्थान मिला। गद्य पद्य का विकास, इस काल में गद्य और पद्य दोनों विधाओं का संतुलित विकास हुआ। निबंध, आलोचना, कहानी और उपन्यास में भी गंभीरता और तार्किकता आई। प्रमुख कवि, इस युग के प्रमुख कवियों में मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें राष्ट्रकवि कहा गया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, श्रीधर पाठक और रामधारी सिंह दिनकर। प्रारंभिक रचनाएं प्रमुख हैं।
द्विवेदी युग ने छायावाद जैसे भावुक और सौंदर्य प्रधान युग की नींव तैयार की और हिंदी भाषा को एक सशक्त एवं परिपक्व मंच प्रदान किया। छायावाद युग 1920 से 1936, वैसे 1918 से 1936 इसका समय है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का सबसे गौरवपूर्ण और सौंदर्य बोध से भरा चरण है। इसे हिंदी कविता का स्वर्ण काल कहा जाता है। छायावाद की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। प्रकृति का मानवीकरण। इस युग में कवियों ने प्रकृति को निर्जीव वस्तु न मानकर उसे सजीव और मानवीय संवेदनाओं से युक्त माना। मतलब पेड़, पहाड़, जंगल, झाड़, इन सभी को उन सभी में भावनाओं को डाल के एक ऐसा वर्णन किया गया है। मतलब प्रकृति में भावनाओं को योग करके इस समय प्रकृति वर्णन हमें देखने को मिलता है इनकी कविताओं में। फिर है व्यक्तिवाद की प्रधानता। व्यक्तिवाद मतलब कोई मनुष्य है, वो क्या सोचता है, क्या चाहता है, इस चीज़ को, इस विचारधारा को भी इस समय बहुत ज़्यादा महत्वता मिली है। व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायावादी कवियों ने अपनी रचनाओं में व्यक्तिगत अनुभूतियों, सुख दुख और आंतरिक भावनाओं को पूरी ईमानदारी से व्यक्त किया है। प्रेम और सौंदर्य का चित्रण। इसमें प्रेम का वर्णन स्थूल न होकर सूक्ष्म, दार्शनिक और अलौकिक है। सौंदर्य के प्रति कवियों का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक और उदात्त था। देखिए, प्रेम और सौंदर्य का चित्रण, इसमें प्रेम का वर्णन स्थूल न होकर सूक्ष्म है। इसका जो प्रेम है स्थूल नहीं है, मतलब वो दिखाई देने वाला प्रेम नहीं है। दार्शनिक और अलौकिक है। दार्शनिक है और अलौकिक, इस लोक का प्रेम नहीं, अलौकिक प्रेम है। सौंदर्य के प्रति कवियों का दृष्टिकोण जो है अत्यंत व्यापक है और उदात्त है। सुंदरता केवल उन्होंने सुंदर चीज़ों में नहीं, हर उस चीज़ में देखी जो उनको लगा कि वो सुंदर हो सकती है। तो ये इसकी प्रधानता है। नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण। रीतिकालीन भोगवादी दृष्टि के विपरीत छायावाद में नारी को श्रद्धा, करुणा और प्रेरणा की देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। कल्पनाशीलता और लाक्षणिकता। कल्पनाशीलता और लाक्षणिकता भाषा। इस युग की भाषा में चित्रात्मकता, लाक्षणिकता और प्रतीकों का बहुतायत से प्रयोग हुआ है। कवियों ने कोमल और संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का उपयोग किया। राष्ट्रीय चेतना। यद्यपि यह युग व्यक्तिक अनुभूतियों का है, फिर भी कवियों ने देश के अतीत के गौरव का गान किया और राष्ट्रीय जागरण का स्वर दिया। तो ये है छायावाद। और देखिए, छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। छायावाद को मुख्य रूप से 4 कवियों के इर्द गिर्द समझा जाता है। जयशंकर प्रसाद, जिनको छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। महाकाव्य कामायनी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक रचना है, जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ है। ठीक है, 1935 1936 दोनों माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का शिव कहा जाता है। राम की शक्ति पूजा इनकी प्रमुख रचना है और सरोज स्मृति महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है और इनको प्रकृति का सुकुमार कवि के भी कहा जाता है। पल्लव गुंजन, इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। पल्लव और गुंजन इनकी रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा, इनकी जो रचना है यामा, जो 1940 में प्रकाशित हुई थी, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दीपशिखा, इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह युग हिंदी कविता को पुरानी परिपाटी से निकालकर उसे भाव, भाषा और शिल्प की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध और आधुनिक बनाने वाला काल रहा है। हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद, प्रोग्रेसिज्म आधुनिक काल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और वैचारिक साहित्यिक आंदोलन है। यह छायावाद की अतिशय
काल्पनिक और व्यक्तिवादी दुनिया के प्रति एक प्रकार की प्रतिक्रिया थी। यहाँ प्रगतिवाद की मुख्य बातें विस्तार से दी गई हैं। तो अब देखिए हम प्रगतिवाद को देखेंगे। प्रगतिवाद प्रगतिवाद मुख्य रूप से मार्क्सवादी विचारधारा साम्यवाद से प्रभावित आंदोलन था। इसकी समयावधि हिंदी साहित्य में 1936 से 1943 के आसपास मानी जाती है। प्रगतिवादी कवियों ने साहित्य को कला के लिए कला, आर्ट फॉर आर्ट सेक के बजाय जीवन के लिए आर्ट फॉर लाइफ सेक का माध्यम माना है। अब देखते हैं प्रगतिवाद की मुख्य विशेषताएं बुलेट पॉइंट्स में, ठीक है। शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति। प्रगतिवादी साहित्य का मुख्य केंद्र समाज का शोषित, पीड़ित और गरीब वर्ग जैसे मजदूर, किसान है। कवियों ने उनकी दुर्दशा का यथार्थवादी चित्रण किया है। पूंजीवाद और शोषण का विरोध। इस युग के कवियों ने जमींदारों, पूंजीपतियों और सामंतों के शोषणकारी चरित्र पर तीखा प्रहार किया है। वे वर्ग संघर्ष के समर्थक थे। अब देखिए, धार्मिक और रूढ़िवादी आडंबरों का विरोध हमें प्रगतिवाद में देखने को मिलता है। प्रगतिवाद ने ईश्वर, भाग्य और धर्म के नाम पर चलने वाले पाखंडों को नकारा। उन्होंने मनुष्य को अपनी नियति खुद बनाने के लिए प्रेरित किया है। तो यह है प्रगतिवाद की मूल थीम जो हमें समझनी चाहिए। और प्रेमचंद को इसका प्रवर्तक हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रेमचंद ने जो रचनाएं की हैं, जैसे कि गोदान हो गई और उनकी जो कहानी है कफन, ये एक तरह से प्रगतिवाद का ही हम रूप देख सकते हैं, विकसित रूप देख सकते हैं, ठीक है। यथार्थवादी दृष्टिकोण। छायावाद की कल्पनाशीलता के विपरीत प्रगतिवाद में जीवन के कड़वे सत्यों, गरीबी, भूख और अभावों का सीधा वर्णन मिलता है। सरल और जनभाषा। साहित्य का उद्देश्य आम जनता को जागरूक करना था, इसलिए प्रगतिवादी कवियों ने जटिल अलंकारों के बजाय सरल बोलचाल की खड़ी बोली का प्रयोग किया है। अब देखिए प्रमुख प्रगतिवादी कवि और उनकी रचनाएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्होंने अपनी रचना वह तोड़ती पत्थर में मजदूर महिला के संघर्ष को दिखाया है। रामधारी सिंह दिनकर ने हुंकार और कुरुक्षेत्र, इसमें न्याय और शोषक वर्ग के विरुद्ध आक्रोश है। नागार्जुन ने इन्हें जनता का कवि कहा जाता है। नागार्जुन को जनता का कवि कहा जाता है। प्रमुख रचना इनका है युगधारा। अब देखेंगे हम प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में अंतर क्या है। जहां प्रगतिवाद समाज, वर्ग संघर्ष और सामूहिक हितों की बात करता था, वहीं प्रयोगवाद व्यक्ति की अपनी समस्याओं, उसके मानसिक संघर्ष और शिल्प की बारीकियों पर केंद्रित था। प्रयोगवाद का महत्व क्या है। प्रयोगवाद ने हिंदी कविता को एक नया रास्ता दिखाया। इसने कविता को रूढ़ियों से मुक्त किया और उसे अधिक आधुनिक, बौद्धिक तथा प्रयोगधर्मी बनाया। इसी आंदोलन का विकसित रूप आगे चलकर नई कविता के नाम से जाना गया। केदारनाथ अग्रवाल। फूल नहीं रंग बोलते हैं प्रमुख रचना है। शिव मंगल सिंह सुमन। प्रलय सृजन। प्रगतिवाद का महत्व क्या है। प्रगतिवाद ने हिंदी साहित्य को लघु मानव, सामान्य व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने का साहस दिया। इसने साहित्य को बंद कमरों से निकालकर सड़कों, खेतों और कारखानों तक पहुंचाया। आलोचकों के अनुसार प्रगतिवाद ने साहित्य में जनवादी चेतना की नींव रखी, जो आगे चलकर नई कविता और उसके बाद के साहित्यिक आंदोलनों में विकसित हुई। तो प्रगतिवाद ने ही नींव रखी जो आगे चलकर नई कविता और साहित्यिक आंदोलनों की में विकसित हुई है, ठीक है। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद। हिंदी साहित्य में एक्सपेरिमेंटलिज्म
आधुनिक काल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी काव्य धारा है। यह प्रगतिवाद के बाद आने वाला आंदोलन है जो 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन के साथ अस्तित्व में आया। यहाँ प्रयोगवाद की मुख्य बातें विस्तार से दी गई हैं। प्रयोगवाद का अर्थ क्या है, पहले इसको समझते हैं। प्रयोगवाद का अर्थ है कविता में नए प्रयोगों को महत्व देना। प्रयोगवादी कवियों का मानना था कि कविता केवल परंपरागत छंदों, उपमानों और भावों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने भाषा, बिंब, प्रतीक और शैली हर स्तर पर नए प्रयोग किए हैं। प्रयोगवाद की मुख्य विशेषताएं: अति व्यक्तिवाद, एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म। प्रयोगवादी कविता में कवि की व्यक्तिगत अनुभूतियों और उसकी निजी कुंठाएं, निराशाएं और अकेलेपन को पूरी ईमानदारी से अभिव्यक्ति मिली। नए उपमानों का प्रयोग: कवियों ने पुराने घिसे पिटे उपमानों जैसे चंद्रमा या मुख को नकार कर नए, आधुनिक और कभी कभी अजीब लगने वाले उपमानों का प्रयोग किया, जैसे प्यार का बल्ब, स्वच्छ जल के फेन। क्षणवादी दृष्टिकोण: प्रयोगवादी कवियों ने क्षण, वर्तमान पल के महत्व को स्वीकारा। उनके लिए जीवन का कोई एक क्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पूरा जीवन। तो क्षणवादिता हमको यहाँ देखने को मिलती है। बौद्धिकता की प्रधानता: इस कविता में भावना की तुलना में बुद्धि और तर्क को अधिक महत्व दिया गया, इसलिए इसे अक्सर कठिन कविता भी कहा जाता है। नई कविता को कठिन कविता भी कहा जाता है। ठीक है। शिल्प और भाषा पर जोर: कवियों ने कविता की संरचना, शिल्प को बदलने पर बल दिया। उन्होंने मुक्त छंद, प्रतीकवाद और बिंब विधान का खूब प्रयोग किया है। प्रमुख कवि और तार सप्तक: प्रयोगवाद का पूरा आधार तार सप्तक था, जिसके माध्यम से अज्ञे ने 7 नए कवियों की कविताओं को दुनिया के सामने रखा। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक और सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। प्रमुख रचनाएं: आंगन के पारद्वार, गजानन माधव, मुक्तिबोध। इनकी कविताएं अत्यंत जटिल और दार्शनिक होती थी। प्रमुख रचना चांद का मुंह टेढ़ा है। गिरजा कुमार माथुर, धूप के धान। भारत भूषण अग्रवाल, कागज के फूल। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में अंतर: जहाँ प्रगतिवाद समाज, वर्ग, संघर्ष और सामूहिक हितों की बात करता था, वहीं प्रयोगवाद व्यक्ति की अपनी समस्याओं, उसके मानसिक संघर्ष और शिल्प की बारीकियों पर केंद्रित था। प्रयोगवाद का महत्व: प्रयोगवाद ने हिंदी कविता को एक नया रास्ता दिखाया। इसने कविता को रूढ़ियों से मुक्त किया और उसे अधिक आधुनिक, बौद्धिक तथा प्रयोगधर्मी बनाया। इसी आंदोलन का विकसित रूप आगे चलकर नई कविता के नाम से जाना गया। हिंदी साहित्य में नई कविता स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगभग 1950 के दशक से हिंदी काव्य में आए उन परिवर्तनों को कहा जाता है जिन्होंने परंपरागत काव्य धाराओं से हटकर जीवन के नए यथार्थ और नवीन शिल्प का अन्वेषण किया। प्रयोगवाद का ही विकसित रूप नई कविता के रूप में सामने आया। इसके प्रवर्तक के रूप में सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे को विशेष श्रेय दिया जाता है। नई कविता की प्रमुख विशेषता: नई कविता ने जीवन के प्रति एक वैज्ञानिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया। इसकी मुख्य प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। लघु मानववाद: इसमें बड़े और आदर्शवादी पात्रों के स्थान पर साधारण या लघु मानव की संवेदनाओं, समस्याओं और संघर्षों को प्रधानता दी गई। यथार्थवाद: इसमें कल्पना की उड़ान के बजाय जीवन की कठोर सच्चाई, महानगरीय कुंठा, अकेलापन, तनाव और असुरक्षा का चित्रण मिलता है। शिल्प में नवीनता: नई कविता ने छंदों के बंधन को तोड़ा और मुक्त छंद के साथ साथ नए प्रतीकों, बिंबों और उपमानों का प्रयोग किया।
उदाहरण के लिए पुराने उपमानों के बजाय फ्यूज बल्ब या ऑपरेशन थिएटर जैसे आधुनिक उपमानों का प्रयोग किया गया। क्षणवाद का महत्व, इसमें संपूर्ण जीवन के दर्शन के स्थान पर वर्तमान क्षण की सत्यता और उसके महत्व को स्वीकार किया गया। वादों से मुक्ति, नई कविता ने स्वयं को किसी भी पूर्व निर्धारित वाद जैसे छायावाद या प्रगतिवाद की सीमाओं में बंधने से इनकार किया। प्रमुख कवि और रचनाएं। नई कविता के विकास में कई बड़े कवियों का योगदान रहा है। अज्ञेय, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन इन्हें प्रयोगवाद और नई कविता का प्रणेता माना जाता है। प्रमुख संग्रह: आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, मुक्तिबोध, ये नई कविता के सबसे सशक्त हस्ताक्षर हैं। इनकी कविताओं में गहरी राजनीतिक और सामाजिक जटिलता है। प्रमुख रचना: अंधेरे में, नरेश मेहता, इनकी कविताओं में एक दार्शनिक गहराई और प्रकृति का नया रूप मिलता है। प्रमुख रचना: संशय की एक रात, धर्मवीर भारती, इन्होंने आधुनिक जीवन की कुंठाओं को बहुत प्रभावपूर्ण ढंग से व्यक्त किया। प्रमुख रचना: कणुप्रिया, अंधा युग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, आम आदमी की संवेदना के कवि। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आम आदमी की संवेदना के कवि। प्रमुख रचना इनकी है काठ की घंटियाँ। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि नई कविता कोई एक निश्चित विचारधारा नहीं थी, बल्कि यह विविधता का आंदोलन था। इसने कविता को मंच से उतारकर मन की गहराई तक पहुंचाया। इसने यह सिद्ध किया कि कविता केवल सुंदर शब्दों का समूह नहीं, बल्कि जीवन का जीवंत अनुभव है। क्या आप तो ये सारी की सारी महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में देखा, और मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई सारे के सारे ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखा होगा तो आपको इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिल जाएंगे जो इस लेक्चर में आपने देखा होगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे साथ बने रहिए और साहित्य गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए या किस टॉपिक को मैं आगे पढ़ाऊं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, और आप सब यहाँ तक जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।